सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मतदाता दिवस यानी वोटर्स डे के बारे में। हम जानेंगे कि वोटर्स डे 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से इसका क्या संबंध है। और ये दोनों चीजें हमें जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा आज से 72 वर्ष पूर्व यानी कि 1950 में। 1950 में जब हमारा संविधान लागू होने वाला था, ये उस समय की स्थिति है और इसी स्थिति को हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो इसको बताने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। जैसे कोई संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति, तो उसका मालिक होना बहुत जरूरी है। अगर किसी संपत्ति का कोई मालिक नहीं होगा तो वो संपत्ति समझी जाएगी लावारिस और उस पर कोई भी व्यक्ति अपना अवैध रूप से कब्जा जमा सकता है। ऐसे ही कोई भी संस्था हो तो वो संस्था भी, उसका मुखिया यानी कि उसका नेता या अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी संस्था का मुखिया या अध्यक्ष नहीं होगा तो वो संस्था दिशाहीन होगी, नेतृत्वहीन होगी और वो संस्था बिखर भी सकती है और उस संस्था पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपना कब्जा भी जमा सकता है। तो इसलिए संपत्ति और संस्था का मालिक और मुखिया होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा देश, हम भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे बड़ी संस्था भी है। कोई भी देश उस देशवासियों के लिए सबसे बड़ी संस्था होता है, तो उस देश का मुखिया होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि उस देश का अध्यक्ष होना, उस राष्ट्र का अध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष होना भी उतना ही जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारे देश, क्योंकि हमारा देश 1947 में नया नया आजाद हुआ था और संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो संविधान के अनुसार हमारे देश का एक राष्ट्राध्यक्ष भी होना था। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होना था और संविधान के शुरुआती पहलुओं में ये पहलू भी शुरुआती धाराओं में ये धारा भी लागू होनी थी कि हमारा देश का अध्यक्ष उस दिन बन जाए। और जैसा कि हमारे संविधान में हमारे देश के अध्यक्ष के लिए जो धाराओं में जो वर्णन है, वो वर्णन ये है कि हमारा देश होगा एक गणतंत्र होगा और गणतंत्र में जो देश का अध्यक्ष होता है वो एक निश्चित समय के लिए बनता है। उसका समय निश्चित होता है, अनिश्चित नहीं होता। वो भले 4 वर्ष भी हो सकता है, 5 वर्ष भी और 6 वर्ष, कितना ही भी हो सकता है, लेकिन वो निश्चित समय होगा। हमारे देश में 5 वर्ष निश्चित है और हमारे देश के अध्यक्ष यानी कि हमारे देश के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति और हमारे देश के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनते हैं। तो ऐसा देश जिसमें अध्यक्ष निश्चित समय के लिए हो, वो देश गणतंत्र या गणराज्य कहलाता है। कुछ ऐसे देश भी हो सकते हैं जहां पर कि अध्यक्ष अनिश्चित समय के लिए हो और बल्कि तब तक अपने सत्ता में रहे, तब तक राष्ट्राध्यक्ष बना रहे जब तक कि उसके पास शक्ति है। तो ऐसे देश तानाशाही कहे जाते हैं, तानाशाही वाले देश। और जब उनका तानाशाह तब बदला जाता है जबकि वो शक्तिहीन हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपनी शक्ति के दम पर वो राष्ट्र का अध्यक्ष बन जाए और तब तक बना रहे जब तक उसके पास शक्ति है। तो इस तरह से वो तानाशाही तंत्र चलता है। कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष का पद है वो वंशानुगत होता है, यानी कि जो राष्ट्राध्यक्ष है अगला राष्ट्राध्यक्ष उसके पुत्र बनेंगे, उसके फिर पुत्र, उसके पुत्र, ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी जो राष्ट्राध्यक्ष यानी मुखिया का जो पद है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहेगा। तो ऐसे देश को हम कहते हैं राजशाही या राजतंत्र। अब लेकिन हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश गणतंत्र है, हमारे संविधान में ऐसा ही लिखा है। तो जब हमारा संविधान लागू होना था 26 जनवरी 1950 को, तो शुरुआती धाराओं में यह भी लागू होनी थी कि हमारा देश का अध्यक्ष उस दिन बन जाए और हमारे देश को एक मुखिया उसी दिन मिल जाए। लेकिन क्योंकि हमारे देश का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति जो है, उनको बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी है, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में लिखा है कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति को चुनेंगे, मतदाता का काम करेंगे। एक सभी लोग मिलकर, ये जिनके मैंने अभी नाम लिए, सभी लोग मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनाएंगे और यही निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति को चुनेगा। लेकिन उस समय हमारे देश में चुनाव नहीं हो पाए थे क्योंकि तो संविधान लागू ही नहीं हुआ है और न हमारी लोकसभा है, न राज्यसभा है, न हमारी राज्यों की विधानसभा है। तो राष्ट्रपति बनेंगे कैसे? तो एक व्यवस्था निकाली गई कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बनकर राष्ट्रपति को मतदाता के रूप में वोट देकर चुनेंगे। और ये इस तरह से बने हुए राष्ट्रपति जब तक हमारे देश में संविधान के अनुसार चुनाव होकर विधिवत राष्ट्रपति न बन जाए तब तक काम करेंगे। तो ये व्यवस्था निकाली गई।
अब इस व्यवस्था को निकालने के लिए एक और अड़चन जो सामने आई वो ये थी कि अब उन लोगों के पास, क्योंकि संविधान अभी लागू नहीं हुआ है, संविधान तो 26 जनवरी को लागू होना है, तो इन लोगों को, जो लोग संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ये वोट कैसे दें, क्योंकि संविधान लागू नहीं हुआ है तो इनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार भी संविधान लागू होने के साथ मिलेगा। तो इसके लिए जो मतदान का अधिकार है, वोटिंग राइट है, इसको एक दिन पहले, 26 जनवरी से एक दिन पहले ही संपूर्ण देशवासियों को प्रदान कर दिया गया। सभी को, हमारे देश में सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 25 जनवरी 1950 को प्राप्त हो गया। यानी कि संविधान लागू होने से पहले संविधान की मतदान वाली धारा, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मतदान का अधिकार एक दिन पहले लागू कर दिया गया और हमारे देशवासियों को 25 जनवरी 1950 को मतदान का अधिकार मिल गया। इसी के साथ संविधान सभा के लोगों को भी, क्योंकि वो भी हमारे देशवासी हैं, उनको भी मतदान का अधिकार मिला और तब जाकर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और एक व्यवस्था के रूप में हमारे देश के मुखिया यानी अध्यक्ष का चुनाव किया। और ये चुनाव किया गया, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को हमारा राष्ट्राध्यक्ष यानी मुखिया, हमारे देश का मुखिया बनाया गया। कहने का अर्थ है राष्ट्रपति बनाया गया। तो जब 25 जनवरी को ये सारी प्रक्रिया हो गई, चुनाव की प्रक्रिया हो गई, तब एक व्यवस्था के तहत जो हमारे राष्ट्रपति बने 26 जनवरी को, उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, उन्होंने 26 जनवरी को संविधान लागू होने के साथ साथ राष्ट्रपति पद की शपथ ली और हमारा देश गणतंत्र बना। और इसीलिए हम उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अगर गणतंत्र नहीं होता तो उस दिन हमारा, तो वैसे तो हमारा संविधान लागू हुआ है, हमें संविधान दिवस मनाना चाहिए, लेकिन उस दिन से हमारा देश, संविधान लागू होने के साथ सब शुरुआती चीज हुई कि हमारा देश गणतंत्र बना और इसीलिए हम उस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो ये एक तकनीकी पहलू था गणतंत्र दिवस और मतदाता दिवस के बीच, कि जिसको हमने आज जाना कि उससे पहले ही संविधान लागू होने से पहले ही हमको मतदान का अधिकार प्राप्त हो चुका था 25 जनवरी को। इसीलिए हम 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर एक और चीज जो बताने योग्य है, मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, हम सामान्यतः जानते हैं कि वो हमारे 2 बार राष्ट्रपति रहे, लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू से देखें तो वो हमारे 3 बार राष्ट्रपति रहे थे। इसका कारण ये है कि 2 बार राष्ट्रपति तो वो जो संविधान में वर्णित प्रक्रिया है उसके तहत राष्ट्रपति बने। सबसे पहले उस प्रक्रिया के तहत 1952 में बने, जब हमारे देश में पूरे चुनाव हो गए थे। तो और जो राष्ट्रपति के लिए जो आवश्यक निर्वाचक मंडल होता है, उसी ने उनको राष्ट्रपति चुना। तो 1952 से 57 तक पहला कार्यकाल था उनका और फिर 57 से 62 तक दूसरा कार्यकाल था। लेकिन इन दोनों कार्यकालों से पहले, यानी कि 1952 से पहले, वो जब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति बने तो वो उस समय वो लगभग 2 साल के लिए राष्ट्रपति रहे। 1950 से 1952 तक 2 वर्ष से कुछ अधिक समय तक वो राष्ट्रपति रहे। तो अगर हम एक एंगल से देखें तो पहला कार्यकाल तो उनका 1950 से 1952 था। हालांकि वो पूर्ण विधिवत जो प्रक्रिया हमारे संविधान में लिखी उसके तहत नहीं बने थे, एक व्यवस्था के तहत संविधान सभा के सदस्यों ने उन्हें बनाया था, लेकिन राष्ट्रपति के पद पे वो रहे। तो कुल मिलाकर वो एक तरह से देखें तो हम 3 बार राष्ट्रपति बने हमारे, और कुल मिलाकर वो 12 साल से कुछ अधिक समय तक हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। तो एक ये भी बात जानने योग्य है कि राजेंद्र प्रसाद 3 बार हमारे राष्ट्रपति रहे। धन्यवाद।